आज हम लोग पढ़ेंगे अगले भाग में फिक्र सेनाओं की युद्ध कला। ठीक है, चलिए बगैर देरी किए हुए हम लोग शुरुआत कर देते हैं इसका, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने से आप लोग डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि वीडियो लंबा होने से ना तो आप लोग ठीक से पढ़ पाते हैं, ना पढ़ने की इच्छा होती है, ना सुनने की भी इच्छा होती है। इसलिए प्रयास यही करता हूँ कि वीडियो को छोटा रखा जाए, लेकिन मित्रों क्या करूँ, कभी कभी वीडियो लंबा हो ही जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। युद्ध कला, तो मराठों सिखों की युद्ध कला क्या थी? प्रारंभ में मराठों के समान, भाई ये तो सत्य है कि अगर किसी कमजोर सेना को बड़ों से लड़ना है, बड़ी सेना से, तो मराठों के समान का मतलब छापामार युद्ध कला अपनाना होगा। तो वही समस्या जो है मराठों के पास भी थी, वही समस्या वही प्रॉब्लम सिखों के पास भी थी, क्योंकि औरंगजेब से टकराना था। औरंगजेब ने ही 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। चलिए अगला है रणजीत सिंह ने आमने सामने की युद्ध कला प्रारंभ की, क्योंकि रणजीत सिंह ने सभी सिखों को एक राजतंत्र में, सिख सैन्य शक्ति को राजतंत्र या राज्य के रूप में ढाला। सिख राज्य की स्थापना की या सिख राजतंत्र की स्थापना की। सैन्य शक्ति ज़्यादा हो गई और काफ़ी ढंग से उन्होंने सेनाओं को ट्रेनिंग भी दिया। तो रणजीत सिंह ने आमने सामने की युद्ध कला प्रारंभ की, क्योंकि जब तक शक्ति बराबर नहीं होगी तब तक आमने सामने की युद्ध कला लड़ना संभव नहीं होगा। ठीक, और रणजीत सिंह ने सिख सेना को, सिख राजतंत्र को मजबूत किया था। और रणजीत सिंह द्वारा आरक्षित सेना का भी प्रयोग किया जाने लगा था, क्योंकि सेनाओं की संख्या ज़्यादा हो गई थी। आरक्षित सेनाओं का भी मतलब समझा जाने लगा था। ठीक, रणजीत सिंह के सैनिकों को बंदूक चलाने का अच्छा अभ्यास था। प्रतिरक्षात्मक के स्थान पर आक्रामक विधि का प्रयोग होता था, क्योंकि ये भी सत्य है कि अगर युद्ध में विजय प्राप्त करना है तो आक्रामक सिद्धांत का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि प्रतिरक्षात्मक सिद्धांत केवल पराजय को टाल सकती है या पराजय को कुछ समय तक रोक सकती है, लेकिन विजय नहीं दिला सकती। ठीक है, और युद्ध में कूटनीतिक चालों का भी प्रयोग हो रहा था महाराजा रणजीत सिंह के समय तक, जैसे छल, बल, कपट, धोखा, अर्थात युद्ध में इन किन प्रकारों से विजय प्राप्त करने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं छल, बल, कपट, धोखा। तो ये भी युद्ध में कूटनीतिक चाल इसको बोलते हैं। ठीक, अगला है अपनी स्थिति को मजबूत देखकर शत्रु पर टूट पड़ना और शत्रु को शक्तिशाली देखकर पीछे हट जाना। ये भी सिद्ध है, यानी जहां पर जो है मार फकीए वहां पर मारिए, जहां पर मार खाने की नौबत आ जाए वहां भाग जाइए। तो चाल ही है। ठीक है, चलिए तो ये हो गई युद्ध कला, यानी प्रारंभ में मराठों के समान छापामार युद्ध कला। जब तक शक्ति कम थी तब तक छापामार युद्ध कला। और जब रणजीत सिंह ने सेनाओं की शक्ति बढ़ा दी तो आमने सामने की युद्ध कला को भी महाराजा रणजीत सिंह ने प्रारंभ किया। ठीक, और इसके अतिरिक्त कूटनीतिक चालों का भी प्रयोग किया। अपनी स्थिति मजबूत है तो आक्रमण कीजिए, कमजोर है तो पीछे हट जाइए। अगला है सिखों के पतन के कारण। इसमें भी हम देख लेते हैं, 2-4 पॉइंट होंगे। रणजीत सिंह के पश्चात अयोग्य नेतृत्व करता, मित्रों ये अयोग्य है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप इसको अयोग्य ही लिखिएगा। सत्ता के लिए आपसी संघर्ष, भाई रणजीत सिंह के जो पश्चात जो उनके नेतृत्व करता, उनके जो उत्तराधिकारी आए उनमें योग्यता नहीं थी। और सत्ता के लिए आपसी संघर्ष भी होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि मिसलें सभी बराबर थी, किसी में कोई कमी नहीं थी। तो प्रयास तो सभी करेंगे ही ना कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। तो इनमें आपस में तनाव भी हो गया था, आपस में तनाव और यहाँ तक कि संघर्ष भी होना प्रारंभ हो गया था। प्रशासनिक ढांचे की दुर्बलता, प्रशासनिक ढांचे से मतलब यानी किसी के ऊपर जब कोई सत्ता स्थापित होती है, कोई ऊपर जैसे गार्जियन होता है, तो वो जो नियम बनाता है, जो कानून बनाता है, उसी पर सभी लोग चलते हैं। लेकिन इनके मृत्यु के बाद जब इनके नेतृत्व, इनके उत्तराधिकारी संपूर्ण मिसलों को एक सूत्र में नहीं बना के रख पाए, तो सभी मिसलें अपने आप में आज़ाद हो गई। अब सबके अंदर ये था, भाई कौन किसकी बात माने, तो प्रशासनिक ढांचा तो कमज़ोर हो गया। और अंग्रेजों ने इसी ढांचे का फायदा उठाया और एक एक करके तोड़ना खत्म किया, तोड़कर इन सबको जो है समाप्त कर दिया। और अंतिम युद्ध जो हुआ था इनका, फोबराव का युद्ध, उसमें सिख सेना हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दी गई। ठीक है, अगला है तत्कालीन परिस्थितियों की अनदेखी। अब सिखों ने ये मिसलें जब अलग अलग हो गई, भाई सबकी शक्ति मिलाकर तो महाराजा रणजीत सिंह ने राजतंत्र की स्थापना की थी, जब सब अलग अलग हो गए तो कमज़ोर हो गए।
और इतना भी इन सब ने ध्यान नहीं दिया कि इस समय अंग्रेज भारत में अपना पांव पसार रहे हैं और कभी ना कभी हमें भी आक्रमण करके ये समाप्त जरूर करने का प्रयास करेंगे, और अंत में सोबराव के संग्राम में हुआ भी यही। ठीक है, अर्थात तत्कालीन परिस्थितियों को इन सिखों ने, सिख मिसलों ने अनदेखी किया, और उसमें कुछ ने तो अंग्रेजों से एक दूसरे को हराने के लिए अपने दुश्मनों का भी साथ ले लिया। यानी एक दूसरे को हराने के लिए हो सकता है अंग्रेजों का साथ भी देने के लिए तैयार हो गए होंगे। फिलहाल ठीक है, इन्होंने परिस्थितियों की अनदेखी की कि आज नहीं तो कल अंग्रेज जो है संपूर्ण भारत पर पांव पसार रहे हैं और ये कभी ना कभी हम लोगों को भी हराएंगे ही। इस बात को इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और अंग्रेजों की चतुरता व चालाकी में फंसना, भाई बहुत ज़्यादा दिमाग तो था नहीं। अंग्रेज पहले से ही चालाक थे, चतुर थे। वो यही उद्देश्य लेकर मुट्ठी भर अंग्रेज आए और संपूर्ण भारत में छा गए। किस लिए? केवल अपने दिमाग के दम पर। क्योंकि उनका सिद्धांत ही था भाई को भाई से लड़ाइए, एक भाई को लालच दे। क्योंकि हम लोगों के अंदर जो ये भरी होती है लालच की भावना ना, यही हम लोगों का भी दुश्मन है, यही अपनों का भी दुश्मन हो। हम लोग भी देखते होंगे, क्योंकि हर भाई भारत जैसा नहीं होता। और बाकी इतिहास साक्षी है कि राज्य की प्राप्ति के लिए अपने ही भाइयों का, अपने ही पिताओं का खून बहाया गया है। ठीक है, तो हम लोगों के अंदर जो लालच है उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया है। तो इसी तरह सिखों के लालच का फायदा उठाया, भाई आपको हम सिख राजतंत्र में आपको राजा बना देंगे, हमारा साथ दीजिए। बहुत किए, वही कंडीशन हुई। जैसे मीर जाफर को मिलाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दीजिए, बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया गया। ठीक है, तो इसी तरह जो है अगर लालच है